Hello everyone. Last class there was some problem with respect to my laptop की Zoom support नहीं कर रहा था, तो मैंने आपको कुछ pictures दिखा नहीं पाया था. Just I have explained you, okay, about the grafting and the liver transplant and everything. उसका pictures मैंने निकाला था, आज मैं आपके साथ share करूँगा. This is the same thing that we have done in the last class. Okay, what do you mean by the grafting? I've told you the stalk and scion. हम एक नीचे plant अलग रहता है, ऊपर कुछ और लगाते हैं. This is the picture of grafting in a plant. Now when you see the picture you will get clear कि grafting का मतलब क्या होता है प्लांट में. रेयर केसेस, बहुत ही रेयर चांसेस है कि बोर्ड में आएगा, इसके बारे में कहीं दिया हुआ नहीं है, बट देन ऑल्सो दिस पॉसिबल. नाउ सी केयरफुली. दिख रहा है आपको? देखो नीचे का पार्ट देखो टोटली डिफरेंट दिखाई दे रहा है, ऊपर का पार्ट देखो टोटली डिफरेंट दिखाई दे रहा है. इसमें पता चल रहा है कि जो नीचे का प्लांट कुछ और है और ऊपर का प्लांट कुछ और है. दोनों का आपने पॉइंट पे ज्वाइन किया, जिसको हम ग्राफ्ट यूनियन बोलते हैं. इनके बीच में केमिकल रिएक्शन कैम्बियम, उसको हम कैम्बियम टिश्यू रिलेशंस बोलते हैं. और कैम्बियम रिएक्शंस होता है, बोथ द स्टेम्स गेट जॉइन टुगेदर, रूट्स आर ऑफ डिफरेंट प्लांट, बट ऊपर का प्लांट कुछ और है. आप इससे डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ फ्रूट फ्लावर ग्रो कर सकते हो एट अ फास्टर रेट. तो मोस्टली ये मेथड हम कहाँ पे यूज करते हैं? फॉर द कमर्शियल बेसिस, फॉर गेनिंग अ प्रॉफिट. The farmer has started this method of grafting जिससे they can earn a more profit instead of putting a seed. सीड के बाद जर्मिनेशन होगा, उसमें टाइम लगेगा. डायरेक्टली हमने ग्राफ्ट कर दिया, हमको फटाफट क्या होगा? प्रोडक्शन मिलेगा, एंड हम हाई क्वांटिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग. तो नाउ द ग्राफ्टिंग इज वेरी क्लियर. नीचे का स्टॉक, ऊपर का स्क्योन. क्वेश्चन पूछा था ऐसा कुछ क्या ह्यूमन बी में भी पॉसिबल है? ह्यूमन बी में भी पॉसिबल है. मैंने आपको बताया द बेस्ट एग्जांपल इज लिवर ट्रांसप्लांट. 40 to 60% लीवर हम 1% का लेते हैं एंड दूसरों पे क्या करते हैं? अटैच करते हैं. जो रेसिपिएंट है जिसका लीवर खराब हो गया, वो दोनों लीवर आपस में ज्वाइन हो जाता है एंड अ पर्सन कैन सर्वाइव. उसका भी मैंने आपको पिक्चर्स बता देता हूं लीवर ट्रांसप्लांट का, आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा. यस, लीवर ट्रांसप्लांट. Now what happened in liver transplant is similar to the grafting in the plant. Okay. Now carefully देखो, दिखाई दे रहा है बेटा? दिस मच पार्ट दिख रहा है. डोनेशन ऑफ डोनर दिख रहा है. डोनर लीवर इज रिमूव्ड, इतना पार्ट निकाल दिया एंड उसको देखो दिख रहा है ऐसा ट्रांसप्लांट कर दिया. You're able to see it? Okay, perfect दिखाई दे रहा है. ट्रांसप्लांट टू द रेसिपिएंट. इतने बड़े लीवर में से दिस मच पार्ट हैज बीन कट बाय द डोनर एंड डोनर का वो पार्ट का किधर लगा दिया? रेसिपिएंट की बॉडी में लगा दिया. सेम लाइक ग्राफ्टिंग. इसने बताया नहीं आगे के पार्ट में भी वो लीवर होता है, जो उसका डैमेज लीवर, उसके साथ वो अटैच हो जाता है एंड दिस 40 to 60% लीवर में वो आदमी कंप्लीटली सर्वाइव कर पाता है. तो डोनर कैन ऑल्सो सर्वाइव एंड रेसिपिएंट कैन ऑल्सो सर्वाइव, दोनों नॉर्मल लाइफ सर्वाइव कर पाते हैं. It is similar to like a grafting in a plant. Human being may be, yes, possible. Grafting like same like liver transplant, the transplantation is possible. Clear to everybody? कोई issues नहीं है, right? Now, open the textbook. किधर गया? Yes, here is the textbook. Now, बाद में हमने क्या किया था उस दिन? एक बार go through कर दो. फिर हमने लर्न किया था about the stem cells. उसमें दो टाइप होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, एडल्ट स्टेम सेल्स, वो भी मैंने डिस्कस किया था. फिर मैंने बताया था रीजनरेटिव थेरेपी, जिसको हम लोग सेल थेरेपी के लिए भी यूज कर सकते हैं या ब्लड सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. रीजनरेटिव थेरेपी में हम लोग डेड सेल्स को रिप्लेस कर सकते हैं एंड डेड सेल्स की जगह पे ओके हम क्या कर सकते हैं? वी कैन पुट अ व्हाट अ न्यू सेल्स हम लगा सकते हैं. राइट, दिस वाज द बेस. राइट, ये हमने रीड किया था. ओके, एडल्ट सेल्स, एम्ब्रियोनिक सेल्स, इसमें से रीजनरेटिव थेरेपी आप लोग को याद होगा, जिसमें मैंने बताया था कि जो डेड सेल्स है उसकी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? वी कैन पुट अ व्हाट? वी कैन पुट अ न्यू सेल्स. तो ऐसे बहुत सारे डेडली डिसीज है जिसको हम लोग दूर कर सकते हैं. हमने रीड किया था. राइट, स्टेम सेल यूज टू रिप्लेस द डेड सेल्स इन केस ऑफ कंडीशन लाइक डायबिटीज, मायोकार्डियल इन्फेक्शन. मैंने बताया था आर्टरीज में ब्लॉकेज होगा, अल्जाइमर डिसीज, पार्किंसन डिसीज, वो ब्रेन का डिसीज है. एज पर द ओल्ड एज में अल्जाइमर में थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाता है, पार्किंसन में ट्रेमर्स क्रिएट होता है. ये कर सकते हैं. हम बॉडी के सेल्स भी प्रोड्यूस करेंगे. एनीमिया, एनीमिया मतलब बॉडी के अंदर क्या हो गया? हेमोग्लोबिन. ओके, आयरन का डेफिशिएंसी. थैलेसीमिया में भी सेम है. बॉडी का जो हेमोग्लोबिन डैमेज हो जाता है, आरबीसी डैमेज हो जाता है एंड बॉडी कैन नॉट कैरी द इनफ ऑक्सीजन. ल्यूकेमिया इज अ ब्लड कैंसर. ऐसे केसेस में जो ब्लड सेल्स डैमेज हो गए, वो ब्लड सेल्स को रिप्लेस कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ रीजनरेटिव थेरेपी, जिसमें स्टेम सेल यूज कर सकते हैं एंड दूसरा हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज कर सकते हैं. ये हमने डिस्कस किया. द सेम थिंग जो लास्ट क्लास किया था हमने. मैं खाली आपको क्यों रिवाइज कर रहा हूँ? क्योंकि उस समय थोड़ा वीडियोस का प्रॉब्लम था एंड एंड हमने डिस्कस किया था कि एक सिंगल स्टेम सेल से हम लोग बहुत सारे सेल्स बना सकते हैं, उससे डिफरेंट ऑर्गन बना सकते हैं एंड वी कैन डू द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में प्रॉब्लम क्या था? हमको डोनर चाहिए. और डोनर ऑल्सो व्हाट हैपेंड? डोनर किसका चाहिए? मतलब डोनर मिलता नहीं आपसे अलावा. ओके, ये डायग्राम पे भी ध्यान देना, हमने डिस्कस नहीं किया.
कैन रेप्लिकेट देमसेल्व्स, रेप्लिकेट मतलब अपने जैसे एक दो बना सकते हैं, एंड देन कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अदर टाइप ऑफ सेल्स। ओके, एंड जो टाइप का सेल्स बना सकते हैं और सेल से जो टाइप ऑर्गन बना सकते हैं। लेकिन हमको डोनर का प्रॉब्लम है, बट अब डोनर का इश्यूज ही नहीं है, क्योंकि हम लैब में क्या करेंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे और लोगों को क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट में हेल्प करेंगे। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। आफ्टर डेथ हम लोग करते हैं क्या, बॉडी को बर्न कर देते हैं। ओके, तो बॉडी वेस्ट हो जाता है, तो इंस्टेंट क्या हो जाता है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स है डेथ के बाद भी एक्टिव रहता है। तो अगर हम उस ऑर्गन्स को डोनेट कर दे तो हम बहुत सारे लाइफ को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। दिस ऑल वी हैव डिस्कस, एंड आई थिंक हम लोग ये पेज पे थे जहाँ पे हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। मैंने पैराग्राफ भी डिस्कस किया था कि जो डोनेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन इतना इजी नहीं, हम किसी को भी लाके ऐसा डोनेशन नहीं करा सकते। देयर इज सर्टेन रूल फॉर्म बाय द गवर्नमेंट व्हिच इज अ ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमन ऑर्गन एक्ट के तहत, जिसको इसके अंदर अमेंडमेंट हमने चेंजेस लाया है, एंड बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, एक क्लोज फैमिली मेंबर्स ही ऑर्गन डोनेट कर सकता है। फिर हमने डिस्कस किया था व्हाट इज अ बायोटेक्नोलॉजी एंड व्हाट आर वेरियस फील्ड्स। बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन मैंने आपको बताया भी था, द टेक्निक ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द इंप्रूवमेंट्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, the technique of bringing an improvement in the living organisms by genetic modification and hybridization for the welfare of society is called as a biotechnology। और बाकी सब हमने डिस्कस किया था। लेट अस डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट। अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम हियर। नाउ आई एम रीडिंग, बहुत ध्यान से सुनना है। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग। टेक्स्ट बुक मेरे पास है, मैं रीड कर रहा हूँ। लास्ट ईयर we have studied in the earlier class that biotechnology is bringing about आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस। हम जीन्स के अंदर आर्टिफिशियल चेंजेस कर सकते हैं, मतलब जब हम लोग बॉर्न हुए हमारे अंदर जेनेटिक कुछ और था, उसको जीन्स को चेंज करना। ओके, तो आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस नॉट नेचुरल, एंड हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स फॉर किसके लिए, फॉर ह्यूमन वेलफेयर। अभी एक्चुअली आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस वो बॉर्न के पहले होना चाहिए, मतलब कभी जब सेल्स फ्यूज होगा। मैंने बताया नेचुरली पॉसिबल नहीं है, नेचुरली पॉसिबल नहीं है, कभी पॉसिबल है एट द टाइम ऑफ आईवीएफ, मतलब एट द टाइम ऑफ टेस्ट बेबी, उसी टाइम में पॉसिबल है। ओके, एंड हाइब्रिडाइजेशन मतलब आपको मालूम है, दो डिफरेंट प्लांट्स को हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस ब्रीड करते हैं, जिससे दोनों प्लांट्स का क्या हो जाता है, फीचर्स उसके अंदर एंटर हो जाता है। वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस को लाइक साइटोलॉजी, मतलब साइटोलॉजी इज अ साइंस जिसके अंदर हम लोग सेल के बारे में स्टडी करें, और स्टडी ऑफ सेल इन अ साइंस इज कॉल्ड साइटोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री, molecular biology मतलब the molecules which is found in the living beings, the small biomolecules, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ओके, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक इंजीनियरिंग, हमारे जीन्स के बारे में, हमारे जीन्स का सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड एंड एवरीथिंग आर इंक्लूडेड इन अ बायोटेक्नोलॉजी। ये बहुत इजी है। दिस इज कंसिडरेबल प्रोग्रेस मेनली इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। कहाँ कहाँ पे हमको यूज हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी, इससे हम लोग एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, फार्मेसीज यानी मेडिसिन, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, ड्रग्स, मेडिसिन, वैक्सीन बनाने में यूज होता है। न्यू एक्सपेरिमेंट्स आर बीइंग परफॉर्म फॉर इंप्रूविंग द एग्रीकल्चर यील्ड, एग्रीकल्चर यील्ड को इंक्रीज करना। व्हाई वी वांट टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर यील्ड, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रहा है। इंडिया जैसे कंट्री में एग्रीकल्चर यील्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, स्पेस तो बढ़ने वाला नहीं, ग्राउंड तो बढ़ने वाला नहीं, फील्ड तो बढ़ने वाला नहीं है, हमको लिमिटेड फील्ड में क्या करना है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। देन वी हैव टू व्हाट, हमको एग्रीकल्चर यील्ड को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इन फार्मेसीज, एक्सपेरिमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज जो रिसेंटली चालू है कोविड-19 में, वी आर सर्चिंग अबाउट एंटीबॉडीज जो कोविड-19 को मारेगा, किल करेगा, दैट इज रिसर्च। उसके बाद टेक्नोलॉजी, विटामिन, हार्मोन्स, जो विटामिन हम खाते हैं विटामिन डेवलप करना, हार्मोन्स को डेवलप करना, लाइक इंसुलिन इज द बेस्ट एग्जांपल। डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन लेते हैं, राइट, वो इंसुलिन कैसे बनता है, स्मॉल बैक्टीरिया से बनता है। हम लोग पैनक्रियास का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो बैक्टीरिया में डाल दिया, पैंक्रियास इंसुलिन बनाता है, तो पैंक्रियास का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बैक्टीरिया में डाल दिया, तो बैक्टीरिया के अंदर पैंक्रियास का क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। जो इंसुलिन पैंक्रियास हमारे बॉडी में बना रहा था, वो इंसुलिन बैक्टीरिया बॉडी के बाहर बनेगा। सेम इंसुलिन हम बॉटल में लेते हैं, एंड देन थ्रू द इंजेक्शन वी पुट इन योर बॉडी, इन आवर बॉडी, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, हम लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकते हैं बाय दिस इंसुलिन इंजेक्शन। have been successful, high class varieties of crop, ऐसे क्रॉप डेवलप किए which is of high class, जिसका न्यूट्रिशन लेवल बहुत ज्यादा है। they have pest resistance, insect resistance, उनको पेस्ट इंसेक्ट भी डैमेज नहीं कर सकते हैं। ऐसे क्रॉप्स हमने डेवलप किया विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हैव बीन डेवलप्ड थ्रू द टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर। आपको मालूम है, याद है टिश्यू कल्चर का वीडियोस भी मैंने दिखाया था, आपको मालूम है, और टोटीपोटेंट सेल्स, याद है, टोटीपोटेंट सेल्स लेना है, सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, एंड स्लोली स्लोली उससे हम क्या कर पाएंगे, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर सकते हैं। दिस ऑल थिंग इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसके बारे में दिया है, biotechnology includes following main areas. What are the main areas of biotechnology? Let us discuss. क्या क्या दिया है, use of various abilities of microbe like yogurt production from milk and alcohol from a
मोलासिस, हम लोग मोलासिस से क्या दिया, सी केयरफुली, बायोटेक्नोलॉजी और किसमें यूज होता है, तो मेन एरियाज कहाँ का, पहला है वे यूज ऑफ वेरियस एबिलिटीज ऑफ माइक्रोब्स, हम माइक्रोब्स के बहुत सारे एबिलिटीज को यूज करते हैं और उससे क्या करते हैं, वी कैन मेक अ योगर्ट फ्रॉम द मिल्क एंड ऑल्सो वी कैन मेक अ अल्कोहल फ्रॉम द मोलासिस। सो जो माइक्रोब्स हैं हम लोग डालते हैं मिल्क में योगर्ट बनाने के लिए, या मोलासिस के अंदर डालते हैं ईस्ट को अल्कोहल बनाने के लिए, वो सारे एबिलिटीज हम स्टडी कर पाए विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और उनके अंदर भी हम लोग म्यूटेशन करके चेंजेस करके उनकी एबिलिटी को स्ट्रॉन्गर बना दिया है, जिससे फास्ट रेट में हम लोग योगर्ट प्रोडक्शन भी कर सकते हैं और फास्ट रेट में हम लोग अल्कोहल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यूज ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ द सेल्स, एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड वैक्सीन, हमें जो एंटीबॉडी वैक्सीन किससे बनाते हैं, हम लोग बैक्टीरिया वायरस फंगस से बनाते हैं, सेल से बनाते हैं, तो हमने सेल्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया जिससे हम हाई अमाउंट ऑफ क्या बना सकते हैं, एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन बना सकते हैं with the help of a specific cells से हम लोग we can make a what, we can make antibodies and a vaccines, it's a possible उपाय, क्यों, because of biotechnology. Use of biomolecules, biomolecules मतलब the molecules which is present in a body, example DNA is also biomolecules, bio मतलब living being, molecules मतलब small, when atoms join together they form molecules, बराबर, तो biomolecules मतलब the molecules which is found in the living being, best example is DNA and RNA, DNA is डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है, वो मॉलिक्यूल्स है, आरएनए ये सब बायोमॉलिक्यूल्स है। यूज ऑफ डीएनए प्रोटीन्स, इन हम लोग डीएनए प्रोटीन्स को ज्यादा बेटर वे यूज कर पाए फॉर ह्यूमन वेलफेयर बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इतना ज्यादा यूजेस है, मेरिट्स है, दिस आर द मेन एरियाज जहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डिजायर क्वालिटी बाय जीन मैनिपुलेशन, हम जो जीन को मैनिपुलेट कर देंगे, मतलब उनका जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है जीन का उसको चेंज कर देंगे और जैसा हमें चाहिए वैसा हमको बना सकते हैं जीन को मैंने, दिस इज अगेन पॉसिबल बिकॉज ऑफ बायो टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, जो हार्मोन्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं जो हमको ग्रोथ में हेल्प करते हैं उसको हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय जेनेटिक म्यूटेशंस विद द हेल्प ऑफ genetically modified bacteria, बैक्टीरिया के जेनेटिक म्यूटेशंस करके द हार्मोन्स व्हिच इज प्रेजेंट इन योर बॉडी, उस हार्मोन्स को हम बॉडी के बाहर प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड देन वी गेट इंजेक्ट इन द बॉडी, जिससे अगर हार्मोन डेफिशिएंसी कुछ रहेगा तो भी हमारा दूर हो जाएगा। यूज ऑफ जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक टेक्निक, नॉन जेनेटिक, जेनेटिक देखा, नॉन जेनेटिक मतलब नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स यूज ऑफ आइदर सेल्स और टिश्यू, जेनेटिक मतलब जीन्स को और नॉन जेनेटिक मतलब हम या सेल्स को यूज कर रहे हैं या टिश्यू, सेल और टिश्यू को यूज करोगे दैट इज नॉन जेनेटिक टेक्निक, और डायरेक्टली जीन्स को मैनिपुलेट करोगे तो जेनेटिक टेक्निक, तो जीन्स को आपने अल्टर कर दिया तो जेनेटिक टेक्निक, और अब जीन्स को कुछ चेंज नहीं कर रहे हो, खाली सेल्स और टिश्यूज का यूज कर रहे हो, देन दे आर कॉल्ड एज नॉन जेनेटिक टेक्निक। हम टिश्यू कल्चर कर सकते हैं एंड प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट हाइब्रिड्स क्रिएट कर सकते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स जिसके अंदर बेबी के अंदर दोनों प्लांट्स के फीचर्स आ जाएंगे। फिर हमको फास्ट जाना पड़ेगा, बहुत ईजी है, इसमें अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है, आप रीड करोगे समझ में आ जाएगा। ओके, बेनिफिट्स क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, इस मेन एरिया से जहाँ पे यूज करते क्या बेनिफिट्स है, इट हैज बिकम पॉसिबल टू इंक्रीज द पर हेक्टर यील्ड, मैंने आपको बताया हमको पर हेक्टर यील्ड इंक्रीज करना है, क्यों इंक्रीज करना है, क्योंकि फील्ड नहीं बढ़ रहा है बट पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमको उतनी फील्ड में ज्यादा ग्रेन्स जनरेट करना है, तो हमको पर हेक्टर यील्ड इंक्रीज करना है एंड इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। It has become possible to increase the per hectare yield irrespective of the limitation of the cropland area. Cropland area limitation है, कम है, उसके बावजूद हम लोग अपने yield को increase कर सकते हैं by biotechnology, उसका एक पहला benefit है। Second, expenses और disease control have minimized since development of resistant varieties। हम disease के अंदर जो पैसा लगाते थे, जो खर्चा होता था वो थोड़ा कम हो गया। ट्यूबरक्लोसिस जैसा डिसीज देखो, ट्यूबरक्लोसिस कितना डेंजरस, कितने लोग मर जाते थे, कुछ कंट्री में तो पूरी तरह इरेडिकेट हो गया, खत्म हो चुका है, अभी तो बोलते ट्यूबरक्लोसिस होगा 6 मंथ के अंदर आप कोर्स करो ट्यूबरक्लोसिस चला गया। ऐसे कितने डेडली डिसीज को हम लोग क्या कर पा रहे हैं, इजीली क्योर कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसका हमने एंटीबायोटिक बना दिया, और एंटीबायोटिक कैसे बना है, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो एक्सपेंसेस और डिसीज कंट्रोल हैव मिनिमाइज्ड सिंस द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज, और ऐसे ऐसे हम लोगों ने क्या किए हैं, वो बनाए हैं एंटीबायोटिक्स बनाए हैं जो डिसीज को क्या कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है, टीबी का बेस्ट एग्जांपल बताया। ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ फास्ट फ्रूट सेटिंग वैरायटीज यील्ड पर एनम हैज बीन इंक्रीज्ड। फास्ट फ्रूट सेटिंग वैरायटीज मतलब ऐसे फ्रूट जो फटाफट ग्रो होंगे फास्टर और हाई क्वांटिटी में, जिससे हमारा क्या होगा,
पर एनम यील्ड बढ़ जाएगा, जिससे ज्यादा फ्रूट्स भी हम सप्लाई कर पाएंगे मार्केट में, एंड दूसरा एज अ फार्मर्स को प्रॉफिट भी बहुत होगा। ज्यादा फ्रूट्स ग्रो हुआ मतलब ज्यादा प्रॉफिट। This is possible only because of biotechnology. It is a benefits of biotechnology. Development of stress resistant variety, ऐसे plants या एनिमल जो स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सकते हैं, स्ट्रेस रेजिस्टेंट वेराइटीज विच कैन विस्टैंड वेरिएबल टेम्परेचर को विस्टैंड कर सकते हैं, वाटर स्ट्रेस को विस्टैंड कर सकते हैं, चेंजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल का फर्टिलिटी कम ज्यादा हो गया हैज बिकम पॉसिबल, तब हम ऐसे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस ऑफ हीट, स्ट्रेस ऑफ वाटर को रेजिस्ट कर सकता है। ज्यादा टेम्परेचर बढ़ भी गया वो प्लांट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वाटर कम ज्यादा हो गया प्लांट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कम ज्यादा हो गया प्लांट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्लांट्स डैमेज नहीं होगा। ऐसे प्लांट्स हम लोग ग्रो कर पाए, क्यों? बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। The development of stress resistant varieties which can withstand variable temperature, water stress, changing fertility of soil has become possible. This all thing has been possible only because of biotechnology. Again बहुत easy है, इसमें कुछ ज्यादा डिटेल नहीं जाना है, वो तो हमने 9th में भी लर्न किया था, सेम है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। जो इजी पार्ट है उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ये खाली रीड करो, उसके बाद भी कोई डाउट रहेगा तो मुझे पूछना है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके ये भी रीड कर लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, इंडिया में क्या डेवलपमेंट हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश National Biotechnology Board in 1982. This board was transformed into the department, इसके बाद में इसको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बना दिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। हमारे पास एक प्रॉपर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग से मिनिस्ट्री बनाई जिसके लिए स्पेशल मिनिस्टर है जो सब इसके बारे में रिसर्च के बारे में क्या करता है, स्टडी करता है, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है, कुछ मिनिस्ट्री से कुछ पैसा चाहिए कुछ फंड चाहिए तो प्रोवाइड करता है। The proper ministry में डेवलप किया for science and technology 1986, and various institute India are working under the control of this department of, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो इसके अंडर में काम करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इट इंक्लूड्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी मतलब जो इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। देन नेशनल फैसिलिटी फॉर एनिमल टिश्यू एंड सेल कल्चर, ऐसे इंस्टीट्यूट है जो एनिमल टिश्यू और सेल कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, नेशनल ब्रेन रिसर्च, ऐसा सेंटर जहाँ पे ब्रेन के बारे में रिसर्च किया जाता है, न्यूरॉन्स के बारे में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, ऐसे प्लांट जिस एरोमा स्मेल प्रोवाइड हो, और ऐसे प्लांट जिससे हम लोग मेडिसिन बना सकते हैं जैसे आयुर्वेदा, उसके लिए हमने इंस्टीट्यूट खोल के रखा है। दिस आर द फैसिलिटीज फॉर हायर एजुकेशन, ये सारा फैसिलिटीज प्रोवाइड है। लोग इसमें पीएचडी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में एंड ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट में काम करते हैं और they serve the country, they serve the people of India। या आपको मालूम होगा 70% वैक्सीन वर्ल्ड का इंडिया से सप्लाई होता है, 70% वैक्सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो सोचो सब वैक्सीन इंस्टीट्यूट में बनता है तो कितना हम लोग डेवलप हो गए प्रोड्यूसिंग द बायोटेक्नोलॉजी का यूज में। 70% वैक्सीन बना रहे हम लोग वर्ल्ड का। These are the facilities of higher education research in this institute from where students, thousands of students have pursued PhD, PhD करते हैं, डिग्री फिर मास्टर्स PhD करके वो लोग क्या करते हैं इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, डिफरेंट मेडिसिन डिफरेंट सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं, कैसे हम डैमेज सेल्स को ठीक कर सकते हैं, कैसे मेडिसिन बना सकते हैं, कैसे डिसीज को इरेडिकेट कर सकते हैं, ये सारा चीज इसमें स्टडी किया जाता है। एंड आर कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री इन द फील्ड ऑफ and they are contributing to the progress of country in the field of biotechnology। याद रखना बायोटेक्नोलॉजी का इतना मेरिट्स है कि गवर्नमेंट को जब समझ में आया कि बायोटेक्नोलॉजी का बहुत मेरिट्स, उन्होंने प्रॉपर्ली एक बोर्ड बना दिया। बोर्ड मतलब इंस्टीट्यूशन 1982 में, एंड बाद में उसको एक प्रॉपर्ली मिनिस्ट्री में चेंज कर दिया 1986 में, और उसके अंदर में स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस बना के बहुत सारा इंस्टीट्यूट बनाया जिसमें इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, ब्रेन के बारे में स्टडी करते हैं, सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं, एनिमल टिश्यूज के बारे में स्टडी करते हैं, प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं कि हाउ वी कैन मेक अ मेडिसिन फ्रॉम द प्लांट। ऐसे बहुत सारी चीजें हम स्टडी करते हैं अंडर बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। और इंडिया में बोला मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा स्कोप है क्योंकि मैक्सिमम जो एंटीबायोटिक्स है ओके जो क्या हो रहा है इंडिया से ट्रांसफर हो रहा है, और इंडिया फार्मा में तो बहुत आगे है। ओके इंडिया का फार्मा कंपनी तो आपको मालूम है बहुत ज्यादा अर्न कर रही है, दे अर्निंग ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ओके और उनको इनकी जरूरत पड़ेगी बायोटेक्नोलॉजी वाले लोग को। बायोटेक में जो इंजीनियरिंग करेगा उसको डेफिनेटली जो फार्मास कंपनी है वो क्या करेंगी, वो लोग हायर कर लेंगी। ओके इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग करो, आप अपने हिसाब से डिसाइड करना, बट मैं आपको बता रहा हूँ ना। कमर्शियल एप्लीकेशंस मतलब बायोटेक्नोलॉजी का मेरा कमर्शियल इंडस्ट्रीज भी यूज कर रही है, अगेन इसका स्कोप बढ़ने वाला है। कमर्शियल मतलब फॉर गेनिंग अ प्रॉफिट। पहला है क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी यूज इन द एग्रीकल्चर फील्ड टू इंप्रूव द यील्ड एंड वैरायटी। क्रॉप को
क्या करने के लिए, उसके यील्ड को, उसकी वेराइटीज को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी यूज करते हैं और क्रॉप के जीन्स के अंदर क्या करते हैं, म्यूटेशंस कर देते हैं, जिससे उनका यील्ड भी बढ़ जाता है एंड द वेराइटीज आल्सो ऑफ हाई क्वालिटी, जिसमें हाई अमाउंट हमको न्यूट्रिशंस मिलता है। उसी प्लांट उसी क्रॉप्स में जो पहले न्यूट्रिशन नहीं था उसका न्यूट्रिशन भी बढ़ जाएगा और जो कम ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहा था ज्यादा ग्रेन्स प्रोड्यूस करेगा एंड वी कैन यूज। इसको कमर्शियली कैसे यूज कर सकते हैं, बहुत जन है, आपको मालूम है रिलायंस ने चालू किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग। रिलायंस, आप जाओगे इगतपुर या नासिक में, उसने बहुत सारे जमीन खरीद के रखा हुआ है, वहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं और सारा जो वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं मुंबई में सप्लाई करके दे आर अर्निंग करोड्स ऑफ रुपीस ईयरली, बहुत बड़ा प्रॉफिट है उनका। अब इंडस्ट्री इसमें भी चले गए, खाली फार्मर्स करते थे क्रॉपिंग का, अभी इंडस्ट्रीज हैज बीन एंटरिंग द क्रॉपिंग फॉर्म में, और वो लोग जमीन खरीद के क्या कर रहे हैं, क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं और उसको हाई स्केल पे मार्केट में सेल कर रहे हैं एंड दे आर अर्निंग अ प्रॉफिट। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी किसके लिए यूज होता है कमर्शियल, एक तो क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्रॉप के यील्ड को बढ़ाने के लिए, क्रॉप के वैरायटी को इंक्रीज करने में यूज हो सकता है। हाइब्रिड सीड्स, हाइब्रिड सीड्स मतलब टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स को हम लोग क्या करेंगे क्रॉस भी करें, एक फॉरेन ब्रीड है या एक डोमेस्टिक ब्रीड है, दोनों हाई क्वालिटी है, जब उसको हम लोग हाइब्रिड करेंगे तो जो सीड्स प्रोड्यूस होगा उसके अंदर फॉरेन ब्रीड का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, लोकल ब्रीड का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा एंड जिससे क्या होगा वो ज्यादा बेटर क्वालिटी होगी, दोनों का आ रहा है उसके अंदर, यानी उसका जो एबिलिटी है सर्वाइव करने का स्ट्रॉन्ग होगा, उसका क्वालिटी ऑफ फूड भी बेटर होगा, उसका ग्रेन्स भी ऑफ गुड क्वालिटी होगा। तो जीन्स ऑफ टू डिफरेंट क्रॉप्स आर कंबाइंड टू फॉर्म हाइब्रिड ऑफ क्रॉप्स एंड दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर मोस्टली फॉर फ्रूट्स के लिए यूज करते हैं। इससे फ्रूट्स का न्यूट्रिशन लेवल बढ़ जाता है, क्वालिटी लेवल बढ़ जाता है एंड वी कैन अर्न मोर प्रॉफिट इन द मार्केट बाय सेलिंग। तो हाइब्रिड करना, हाइब्रिड भी पॉसिबल हो पाए बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगेन कमर्शियल मतलब फॉर गेनिंग अ प्रॉफिट, मनी के लिए हम लोग हाइब्रिड चीज भी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, मैंने आपको बताया क्रॉप्स के जीन्स को अल्टर, बहुत इजी बात है। क्यों इजी बात है, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियोटाइड्स हमको पता चल गया, 9th में लर्न किया था सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिसाइड्स द अमीनो एसिड्स, और न्यूक्लियोटाइड को हमने इंटरचेंज कर दिया तो अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा, अमीनो एसिड चेंज हो गया तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा, और प्रोटीन चेंज हो गया तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल विल आल्सो चेंज। तो जेनेटिक म्यूटेशन कोई बड़ी बात नहीं है आजकल, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड उसको ऐसा मॉडिफाई कर देते हैं कि क्रॉप का जो नेचुरल एबिलिटी था उससे ज्यादा उसके अंदर एबिलिटी डेवलप हो जाएगा, क्योंकि उसके जीन्स को हमने क्या कर दिया, अल्टर कर दिया, चेंज कर दिया। क्रॉप्स डेवलप विद डिजायर कैरेक्टर्स बाय इंटीग्रेटिंग ऑफ फॉरेन जीन, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उनके अंदर हम लोग फॉरेन जीन के फीचर्स ऐड कर देते हैं। ऐसे प्लांट के फॉरेन जीन का ऐड करते हैं जिसका ज्यादा यील्ड हो, तो उनके जो नॉर्मल जीन में हमने फॉरेन जीन का कैरेक्टरिस्टिक्स डाल दिया विद दैट जीनोम। जीनोम मतलब द टोटल सीक्वेंस ऑफ द जीन, जीनोम मतलब टोटल सीक्वेंस ऑफ द जीन, जो भी पूरा जीन था वो प्लांट का, तो अब जिसके अंदर सारा का सारा इंफॉर्मेशन था, वो कंप्लीट जीन प्रेजेंट इन द प्लांट इज कॉल्ड जीनोम। कंप्लीट जीन, मेरे अंदर जो कंप्लीट जीन है, जो मेरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टोर किया, इज माय जीनोम। तो फॉरेन जीन को उसके जीनोम यानी उसके जीन्स में ऐड कर देते हैं और कॉल जेनेटिकली, उसको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। आपने उसके जीन्स को मॉडिफाई कर दिया, नेचुरल उसके पास एबिलिटी नहीं थी, आपने फॉरेन जीन डाल के, फॉरेन इंफॉर्मेशन डाल के उसके अंदर के जीन्स को मॉडिफाई कर दिया। हाई यील्डिंग वेराइटीज विद रेजिस्टेंट टू डिसीज, ऐसे क्रॉप ग्रो करते हैं जिनके पास रेजिस्टेंट टू डिसीज, डिसीज भी इनका कुछ इफेक्ट नहीं कर पाएगी। खाली डिसीज हमें नहीं होता है, प्लांट को भी डिसीज होता है, बहुत सारे प्लांट डैमेज हो जाते हैं डिसीज से, वो डिसीज को रेजिस्ट कर पाएगा। अल्कलिनिटी, अगर सॉइल का अल्कलिनिटी लेवल बढ़ गया तभी भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यू नो अल्कली एंड एसिडिक एंड बेसिक मालूम है ना, अल्कली एंड एसिडिक। वीड्स, और आजू बाजू में वीड्स ग्रो होते हैं, दे कॉज अ ह्यूज डैमेज टू द स्टैंडिंग क्रॉप, वीड्स का भी इस पर असर नहीं पड़ेगा, इसके अंदर हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। एंड स्टेटस लाइक अ कोल्ड एंड ड्रॉट कंडीशन भी रहा, स्कैरसिटी ऑफ वाटर भी रहा, विल नॉट अफेक्ट द प्लांट, यानी प्लांट एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम लेवल पे सर्वाइव करेगा, विल नॉट गेट अफेक्टेड एंड वी कैन गेन अ मोर प्रॉफिट। अगेन कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हाउ we are using commercially to gain profit of biotechnology. Understood? BT cotton. Now what is BT cotton? BT cotton, BT का मतलब क्या है, नीचे नाम दे देखो, बैक्टीरियम बैसिलस थेरोजेनेसिस, तो बैसिलस मतलब बी, टी मतलब थेरोजेनिस, तो बैसिलस थेरोजेनेसिस कॉटन। सर ये कौन सा कॉटन आ गया, नॉर्मल कॉटन से अलग होता है क्या, नहीं ये नॉर्मल कॉटन ही है, बट एक्चुअली हमने क्या देखा, जो नॉर्मल कॉटन है उनके लीव्स को ना कौन अफेक्ट करता था, बोलवर्म, दिख रहा है इधर, बोलवर्म फीड्स ऑन द लीव्स और उसके लीव्स को बहुत डैमेज करते थे, जिससे फार्मर को बहुत ज्यादा नुकसान होता था, उनका पूरा कॉटन का फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता था, कॉटन आता ही नहीं था, लीव्स डैमेज होते थे। अभी क्या कर दिया बायोटेक्नोलॉजी से, हमको पता चला कि ये
ये बैक्टीरिया जब ग्रो होता है, यू नो, दे प्रोड्यूस अ प्रोटीन। याद है ना, बैक्टीरिया फंगस जब ग्रो होते हैं वो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है वो ये बोलवर्म के लिए टॉक्सिन है। ये बैक्टीरिया, फिर ध्यान से सुनो, ये बैक्टीरिया जब ग्रो होगा वो आजू बाजू में प्रोटीन बनाएगा। इसके प्रोटीन को हमने चेक किया, और उसके प्रोटीन जब हमने बॉलवर्म पे यूज किया तो पता चला इसका प्रोटीन बॉलवर्म के लिए क्या है, टॉक्सिक है। बॉलवर्म इसके प्रोटीन से मर जा रहा था। तो साइंटिस्टों ने क्या कर दिया, जो जीन लिया आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जीन लिया, आइसोलेटेड मतलब बाहर निकाला, तो बैक्टीरिया का जीन है एंड इंटीग्रेटेड विद द जीन ऑफ कॉटन, और वो कॉटन का जो सीड है उसके जीन के अंदर डाल दिया। तो बैक्टीरिया का जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो कॉटन के सीड के जीन के अंदर डाल दिया, तो बैक्टीरिया का सारा इंफॉर्मेशन कॉटन के अंदर आ गया। बैक्टीरिया का सारा इंफॉर्मेशन किधर आ गया, कॉटन के अंदर आ गया, क्योंकि बैक्टीरिया का जीन हमने कॉटन में डाला था। जब वो सीड से हम लोग प्लांट को ग्रो करेंगे, जो प्रोटीन बैक्टीरिया बना रहा था वही प्रोटीन वो प्लांट भी डेवलप करेगा, क्योंकि उसका इंफॉर्मेशन आया है। वो पूरे उसके लीव्स में क्या हो जाता है, वो सारा का सारा प्रोटीन डेवलप हो जाता है जो बैक्टीरिया डेवलप करना चाहिए था। एंड जैसे बोलवर्म वो लीव्स पे अटैक करेगा और लीव्स को खाना चालू करेगा, वो सारा प्रोटीन टॉक्सिन उसके बॉडी में जाएगा एंड बोलवर्म का स्टमक बस्ट हो जाता है। बोलवर्म का स्टमक बस्ट हो जाता है एंड द बोलवर्म्स डाई। और जैसे बोलवर्म डाइड हो जाएगा, इट विल नॉट ईट द लीव्स, एंड जिससे क्या हो रहा था, पूरा का पूरा प्लांट सेव हो रहा था, कॉटन वाज नॉट गेटिंग डैमेज। कॉटन ट्रीज को बचाने के लिए कितना जीनेटिक, एक बैक्टीरिया का जीन कॉटन प्लांट में डाल के हम बोलवर्म को मार दे रहे। दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और एक कॉटन में हम लोग कौन सा बैक्टीरिया का यूज करते हैं, बैसिलस थेरोजेनेसिस, इसका नाम है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन मतलब इसके अंदर बैक्टीरिया का जीन यूज किया है, बैसिलस थेरोजेनेसिस। Understood everybody? So gene has been isolated from a bacterium Bacillus thuringiensis and integrated with the gene of cotton, and due to this the toxin which is fatal मतलब जिससे मर जाएगा, for the bollworm was produced in the leaves and the bolls of the cotton, and if the bollworms feed on the leaves the toxin destroy the alimentary canal and the bollworm dies। उसके alimentary canal को burst कर देता है and the bollworm dies। सो हमने ब्रिंजल डेवलप किया है, वो भी ब्यूटी ब्रिंजल मतलब अगेन उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, बैसिलस थेरोजेनेसिस के जीन्स को ऐड कर दिया। इज डेवलप्ड बाय यूजिंग जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बेसोगे, दिस इंप्रूव द वैरायटी ऑफ, ब्रिंजल को वैरायटी बढ़ा देता है एंड इट किल्स द पेस्ट इन सेम वे। और जैसे पेस्ट ब्रिंजल को अटैक करेगा, उसको लीव्स को खाएगा, वो सारा टॉक्सिन उसकी बॉडी में जाएगा, वो मर जाएगा जो इंसेक्ट्स है, और आपका जो ब्रिंजल है वो सेव हो जाएगा, और उसको मार्केट में ज्यादा लेवल पे सेल कर सकते हैं एंड वी कैन अर्न द मोर प्रॉफिट, द कमर्शियल यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पक्का समझ में आ रहा है कैसे यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को? बहुत ज्यादा यूज, मैंने बताया बहुत स्कोप पे है, तो कुछ भी नहीं हम पढ़ रहे, हाई लेवल स्कोप होने वाला है, क्योंकि आगे चल के ये सब चलने वाला है। ये देखो जो वायरस है कोविड-19 के, सब बायोटेक के इंजीनियर्स है, वो लोग वर्क कर रहे हैं वैक्सीन बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए। कितना कंट्रीज कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, यूएस से यूके ने कितना पैसा डाला वैक्सीन बनाने के लिए, इंडिया ने कितना इन्वेस्ट किया। सब बोलते हैं इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री जो शायद वैक्सीन बना दे, ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो मुझे इतना आइडिया नहीं, बट दे आर सेलिंग कि ये सब आ रहा है। जो जगह की जो पूना का हमारा जो इम्यूनोलॉजी का जो है वायरस का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, वो बोल रहा है कि वी विल मेक इट 100% वैक्सीन। इतना वर्क हो रहा है। मैंने इंडिया को बोला, इंडिया तो फार्मा में बहुत अच्छा है, हमारे पास पैसा नहीं, अदरवाइज फार्मा बहुत अच्छा है हमारे पास, वरना मेडिकल फील्ड में तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। खाली हमें इन्वेस्टमेंट की, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा इन्वेस्टमेंट रहे तो हम लोग बहुत आगे दूर तक जाएंगे मेडिकल फील्ड में। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस मतलब राइस गोल्डन नहीं हो जाता है, ऐसा मत सुना राइस गोल्डन रहेगा मार्केट में सेल करके पैसा कमाओगे। नो, होता क्या है, इसके अंदर का विटामिन ए का जो कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाता है, और जीन सिंथेसाइजिंग द विटामिन ए, बीटा कैरोटीन किसके अंदर होता है, कैरेट, कैरेट के अंदर सबसे ज्यादा बीटा कैरोटीन होता है विच इज यूज एज अ विटामिन ए, हाई अमाउंट ऑफ विटामिन से होता है। तो जीन एक जीन जो विटामिन ए सिंथेसाइज करता है हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस वैरायटी ऑफ द राइस। तो हमको पता चल गया कि कौन सा जीन है जो विटामिन ए प्रोड्यूस करता है। हम लोग क्या करते हैं, जीन का इन्फॉर्मेशन राइस के अंदर डाल देते हैं, तो जब वो जीन का इन्फॉर्मेशन राइस में चला गया तो राइस भी क्या करेगा, हाई अमाउंट ऑफ विटामिन ए प्रोड्यूस करेगा, और वो राइस को मैंने खाया तो मुझे क्या होगा, विटामिन ए मेरे बॉडी को मिलेगी। तो डेफिनेटली वो राइस में really ज्यादा यूज करेगी, उसको खाने से मुझे विटामिन ए मिल रहा है। Has been introduced in the variety of rice as compared to the normal variety, and this variety which has been developed in 2005 contains 23 times more amount of beta carotene। जो नॉर्मल
राइस में होता है उससे 23 टाइम्स मोर इसके अंदर विटामिन ए होगा, इससे इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन राइस, हमारे हेल्थ के लिए ज्यादा बेटर। अंडरस्टूड। हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो हर्बिसाइड्स को टॉलरेट कर सकते हैं। व्हाट आर हर्बिसाइड्स? हर्ब्स मतलब वीड्स, जो अनवांटेड ग्रासेस ग्रो होते हैं प्लांट के आजू बाजू में, उनको किल करना जरूरी है। क्यों किल करना है? वो लोग हमारा क्या डैमेज कर रहे हैं? व्हाई वी वांट टू किल देम? जो हर्ब्स ग्रो हो रहे हैं, जो वीड्स ग्रो हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब अगर वो प्लांट के आजू बाजू में ग्रो होंगे तो सॉइल से सारा वाटर एंड न्यूट्रिशंस ले लेंगे, सनलाइट शेयर करेंगे, ज़्यादा स्पेस में स्प्रेड हो जाएंगे, तो हमारे स्टैंडिंग क्रॉप को वाटर भी नहीं मिलेगा, फूड भी नहीं मिलेगा, एंड क्या हो जाएगा? हमारा स्टैंडिंग क्रॉप डैमेज हो जाएगा। तो फार्मर्स क्या करते हैं? उनको मारने के लिए हर्बिसाइड मतलब केमिकल्स गिरा देते हैं, जिससे सारा का सारा वीड्स मर जाता है। लेकिन खाली वीड्स नहीं मरता है, उसके साथ क्या हो जाता है? स्टैंडिंग क्रॉप को भी डैमेज होता है, क्योंकि वो केमिकल है। लेकिन अब हमने ऐसा प्लांट बना दिया है जो हर्बिसाइड्स को भी क्या कर सकता है? टॉलरेट कर सकता है। तो herbicide tolerant plants, weeds always affect the growth of main crop, and if herbicides are used to destroy the weeds, it affects the main crop too. And due to this herbicide tolerant plants, variety of crops are being developed. Due to this, it has become possible to selectively destroy them. इससे हम लोग weeds को भी destroy कर देंगे, एंड जिससे हमारा स्टैंडिंग क्रॉप भी खराब नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडिंग क्रॉप के पास एबिलिटी है हर्बिसाइड्स को टॉलरेट करना। These are the commercial use of biotechnology to gain a profit. Again बहुत easy है, कुछ issues नहीं है, समझ में आ रहा है, बहुत बेसिक है। नेक्स्ट पेज। Oh, we can use as a biofertilizers. Bio मतलब living being, fertilizers मतलब a substance which provide a food to the plant. तो लिविंग बीइंग कैन बी यूज एज अ फर्टिलाइजर। यस, कौन सा लिविंग बीइंग? ऑलरेडी हमने लर्न किया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। दे कैन एक्ट एज अ फर्टिलाइजर। यस, कैसे? कि जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर ऐड करते हो उसमें होता क्या? उसमें नाइट्रोजन ही होता है, यूरिया एंड एवरीथिंग जो ऐड कर रहे हो। और हम लोगों ने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उस क्रॉप के अंदर डाल दिया पहले से, उसके सीड पे लगा दिया, वो सीड के अंदर पहले से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, वो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को लेगा, सॉइल के अंदर डालेगा, एंड सॉइल के अंदर उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजर है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो लिविंग बीइंग इज एक्टिंग एज द फर्टिलाइजर, इट इज कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर। लिविंग बीइंग यूजिंग, एक्चुअली लिविंग बीइंग एज अ फर्टिलाइजर मतलब और लिविंग बीइंग हेल्प इन द फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया विदाउट नाइट्रोजन plants cannot make proteins, और प्रोटीन नहीं होगा तो there is no chance of growth and development. समझ में आ रहा है? तो ड्यू टू द यूज ऑफ बायोफर्टिलाइजर इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन एबिलिटीज ऑफ द प्लांट्स आर इम्प्रूव्ड। हम लोग फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन मतलब इससे बैक्टीरिया वाइज डालते हैं, जिससे प्लांट्स इजीली क्या हो पाता है? फॉस्फेट को वाटर से, लिक्विड से क्या कर पाएगा? एब्जॉर्ब। द एबिलिटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग फॉस्फेट इंक्रीजेस। तो इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया एंड फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन एबिलिटी ऑफ प्लांट का नाइट्रोजन फिक्सेशन और उसकी एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द फॉस्फेट कैन बी इंक्रीज बाय पुटिंग सम बैक्टीरिया इन द सॉइल। Mainly the bacteria like Rhizobium, Azotobacter, some नाम पढ़ा हमने, Nostoc, Anabaena, and plants like Azolla are used as a these are the bacteria which are used as a what? As a fertilizer. They have the ability to fix the atmosphere nitrogen in the soil, and soil के अंदर नाइट्रोजन जाएगा तो हमको एक्सटर्नल फर्टिलाइजर यूज नहीं करना पड़ेगा, and plants can have a proper growth and development. In the last year, we have studied the tissue cultures. Genetic improvement of the plants has become possible due to tissue culture, and besides those characteristics inherited to the next generation. और आपने जो changes किया है वही characteristics next generation में भी क्या होने वाला है? पास होने वाला है। ये तो हम लोग को पता है about the tissue. तो जो नेक्स्ट यूजेस है वी कैन यूज इन अ बायो फर्टिलाइजर्स, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? ये कैसे पता चला? हमने बैक्टीरिया के बारे में स्टडी किया, तब पता चला कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। ये सब स्टडी कैसे पता चला? विद हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से पता चला बैक्टीरिया के बारे में कि कौन कौन से बैक्टीरिया है जो हमारे लिए यूजफुल। It can be used as a biofertilizers, okay, and जिसमें बायोटेक्नोलॉजी यूज होगा। तो there are certain bacteria can be used as a biofertilizers. Again बहुत easy है, okay. क्वेश्चन पूछा है, make a list of, okay, and discuss, give the 5 example of each fruiting and flowering plants developed to the tissue culture and mention the benefits. उसका आंसर मैंने निकाला हुआ है, मैं रीड करता हूँ आपके साथ, आपके सामने, okay. What question they have given? Okay.
तो एग्जांपल्स ऑफ फ्रूटिंग फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलप थ्रू द टिश्यू कल्चर एज फॉलोज. पहला fruiting plants like a fig, banana, apple, citrus and grapes. These are the fruits which mostly grow from the tissue culture: fig, banana, apple, citrus fruit and grapes. And flowering plants में rose, chrysanthemum, okay, gribra, okay, anthurium, lilies, ऐसे टाइप ऑफ द फ्लावर हैं जो हम लोग ग्रो करते हैं विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर. इनका बेनिफिट्स क्या है? व्हाट इज बेनिफिट्स वो भी मैं रीड कर देता. अगेन आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर. आप किसको लिखना है तो लिख सकता है. द फ्रूटिंग प्लांट्स लाइक अ फिग, banana, apple, citrus and grapes. Flowering plants like a rose, okay, chrysanthemum, gribra, okay, anthurium, lilies are the flowers जो हम grow करते with the help of tissue culture. इनका benefits क्या है? The benefits of tissue culture in fruiting and flowering plant is the incorporation of a desirable characteristics. like हम अपने हिसाब से इसके अंदर characteristics ऐड कर सकते हैं. टिश्यू कल्चर है, बराबर. टिश्यू कल्चर है तो सेल लिया, सेल के अंदर जीन्स को मॉडिफाई कर दिया. डिजायरेबल जैसा चाहिए वैसा कैरेक्टरिस्टिक्स हम वो फ्लावर और फ्रूट को दे सकते हैं. पहला इंपॉर्टेंट, द बेनिफिट्स ऑफ टिश्यू कल्चर इन फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग प्लांट इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक अ डिसीज एंड अ पेस्ट रेजिस्टेंट. इसके अंदर हम लोग डिसीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस का ओके एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं. डिसीज भी नहीं होगा और पेस्ट को रेजिस्ट कर पाएगा बाय वेरियस बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स. यूनिफॉर्म ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ, चारों बाजू एक जैसा. अर्ली मैच्योरिटी, इसको ऐसा बना देंगे जिससे फटाफट मैच्योर होगा. अर्ली मैच्योरिटी, हाई यील्ड, ज्यादा यील्ड डेवलप कर सकते हैं. ओके, may also be obtained by a tissue culture technique. It can, in case of fruiting plants, it helps to produce a okay non-cracking fruits of uniform size. और यूनिफॉर्म साइज का हम लोग फ्रूट्स क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं. इतना बेनिफिट्स है. तो हम लोग टिश्यू कल्चर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स डेवलप कर सकते हैं. इसका बेनिफिट्स क्या है? हम उसको डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स दे सकते हैं. पेस्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंट टू डिसीज, उसके क्वालिटीज को बढ़ा सकते हैं, उनको मैच्योरिटी को फास्टर कर सकते हैं, फटाफट मैच्योर होगा. उसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, न्यूट्रिशन लेवल को चेंज कर सकते हैं बाय बायोटेक्नोलॉजी. अंडरस्टूड? नाउ वेयर इज द बायोटेक्नोलॉजी आर यूज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री. यस, एनिमल हस्बेंड्री मतलब एनिमल्स आल्सो वी यूज एज अ फार्मिंग के साथ जो फार्मर्स है क्या करते हैं, एनिमल्स को भी यूज करते हैं. किसके लिए? फॉर गेनिंग प्रॉफिट एंड मनी, कमर्शियल. कैसे? आपको मालूम है, काउज एंड बफेलोज जिसको मिल्क के लिए यूज करते हैं, राइट. तो द टू मेन मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रॉय ट्रांसफर आर यूज. अभी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब अभी वो लोग क्या करते हैं, मेल से सेमेंस को निकालते हैं बाय इंजेक्शन और फीमेल की बॉडी में थ्रू इंजेक्शन सेमेंस को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं. अभी नेचुरल फर्टिलाइजेशन एनिमल्स का नहीं हो रहा है. डॉक्टर आएगा, जो वेटरनरी डॉक्टर आएगा वो क्या करेगा, इंजेक्शन में उसके पास पूरा सेमेन का बॉटल होता है और सेमेन बढ़ेगा इंजेक्शन में और फीमेल के यूट्रस के अंदर ऐड कर देगा. और ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग सेमेन वो लोग यूज करते हैं कि बेबी जो भी होगा स्ट्रॉन्ग होगा. आपको आई थिंक एक हरियाणा के अंदर कोई था बफेलो में, बफेलो जिसका नाम युवराज करके था कुछ, जिसको 25 लाख की 50 लाख में सेल किया था उसका मालिक ने. उसने वो बहुत ज्यादा उसका सेमेन पावरफुल था एंड उससे आई थिंक एवरी मंथ वो lakhs of rupees कमाता था, ऑन करता था खाली सेमेन बेच के बफेलो का, क्योंकि उसका सेमेन बहुत पावरफुल था. जो बफेलोस बॉर्न होते थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट फॉर्म होते थे. इससे आर्टिफिशियल सेमेन कर रहे हैं अभी, नेचुरली नहीं, आर्टिफिशियल इंजेक्शन से सेमेन निकाल लिया हरियाणा से और उसको पूरे नॉर्थ इंडिया राजस्थान में ट्रांसफर कर रहा था. रिसेंटली तो उसके जो ओनर था उसने सेल किया था, एक आर्टिकल आया था मैंने पढ़ा था, जिसका नाम भी युवराज रखा था, युवराज. The two main methods as artificial insemination and embryo. आप फीमेल का भी एम्ब्रॉय क्या कर सकते हो, ट्रांसफर आर यूज इन एनिमल हस्बेंड्री. इससे क्या होगा, इट हेल्प्स टू इंप्रूव बोथ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी. क्वांटिटी ऑफ एनिमल बढ़ेगा एंड क्वालिटी ऑफ एनिमल, जो मिल्क दे रहा है वो ज्यादा देगा. एंड एनिमल प्रोडक्ट्स का जो क्वालिटी है वो भी अच्छा, तो मिल्क अच्छा क्वालिटी का भी होगा एंड मिल्क ज्यादा भी प्रोड्यूस करेगा. तो फार्मर को दोनों फायदा है, मिल्क भी ज्यादा मिल रहा है, क्वालिटी भी, क्वांटिटी भी है और क्वालिटी भी अच्छी है. एंड दिस इज पॉसिबल विद हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. एग्जांपल मिल्क, आपको मीट भी अच्छा क्वांटिटी होगा, वूल मिल सकता है, सिकरा. सिमिलर एनिमल्स विद मोर स्ट्रेंथ हैव बीन डेवलप फॉर अ हार्ड वर्क. और हार्ड वर्क के लिए भी हम लोग एनिमल्स जो बुलक्स काट के लोग पुल करते हैं एंड फार्मिंग में प्लॉविंग में यूज करते हैं हम लोग, है ना, ऑक्स एंड ऑल, उसको स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट हम डेवलप कर सकते हैं जिससे हम लोग को ओके हार्ड वर्क में भी वो काम आ सकते हैं.
This all is possible because of animal husbandry. Understood? Now question दिया है, use of ICT collect the information about the various hybrid varieties of animals and what are the benefits and make the presentation of various features. तो not important number दिया है, collect the information about using hybrid varieties of animals, what are their benefits. तो मैंने कुछ एनिमल्स का नाम निकाला हुआ है, मैं डिस्कस करूंगा एंड मैंने उसका पिक्चर्स भी निकाला है, तो सब मैं आपको दिखाऊंगा. तो सम एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड एनिमल्स are as follows. Is zebroid. Zebroid is the offspring of cross between zebra and any other equine. Equine मतलब हॉर्स या डोंकी, यानी हॉर्स एंड डोंकी को हम जेब्रा के साथ क्रॉस ब्रीड करेंगे एंड जो बेबी फॉर्म होगा वो ना जिब्रा जैसा रहेगा ना हॉर्स जैसा रहेगा या डोंकी जैसा, उसको हम लोग बोलते हैं जाइब्रॉइड. अभी ज़ेब्राइड कैसे दिखता है मैं उसका पिक्चर्स दिखाऊंगा, पहले मुझे एक्सप्लेन कर दो. देन इज अ लाइगर. व्हाट इज अ लाइगर? इट इज ऑफस्प्रिंग क्रॉस बिटवीन मेल लायन एंड फीमेल टाइगर. मेल लायन और फीमेल टाइगर को हाइब्रिड करके हमने एनिमल्स बनाया लाइगर. इट इज अगेन हाइब्रिड ऑफ एनिमल्स. Then Svena is one type of cat. It is a hybrid cat breed from by cross between serval. Serval is one type of long cat. Serval and domestic cat. जो domestic cat हमको मिलता है and the long cat serval को hybrid करके बनाया है. Savannah. This is the one type of cat breed. Hybrid animals. Then mule. It is the offspring of male donkey and a female horse. Okay, it's mule. वो भी मैं दिखाऊंगा उसका पिक्चर्स. ऐसे बहुत सारे हमने क्या किया है, हाइब्रिड एनिमल्स भी बनाए. And what are their benefits? पहले benefits में मैं read कर देता हूँ. Advantage of hybrid animals include gaining desirable traits of both the parents. तो उस बेबी के अंदर दोनों पेरेंट्स का डिजायरेबल ट्रेट आएगा, मेल का भी फीमेल का भी, और दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं. दिस कैन हेल्प इन अ बेटर सर्वाइवल. इसको सर्वाइवल करना इजी हो जाएगा. एडेप्टिबिलिटी ऑफ द स्पीसीज ऑन द एनवायरनमेंट आल्सो बिकम्स इजी. जिससे दोनों का फीचर्स आएगा. इट कैन सर्वाइव मच बेटर वे एंड कैन अडेप्ट द एनवायरमेंटल कंडीशन इन मच इजीली. Okay, so let us I will show you the pictures. Okay, जो मैंने आपको नाम दिया. Okay, पहला जो मैंने आपको नाम बताया था was right, बताया था मैंने इस ज़ाइब्रॉइड. इसमें मैंने आपको बताया था ज़ेब्रा है ना, what है ना, any equine मतलब हॉर्स एंड डोंकी. देखो ऐसा दिखेगा. You can see this, a hybrid animal से Zybrod is the offspring of any cross between zebra and any other equine. Equine मतलब horse of okay या horse या donkey. Has to create hybrid in a most cases. तो ऐसे बन जाएंगे. इसके पास zebra का भी फीचर्स होगा या donkey या horse का भी फीचर्स होगा. This is a hybrid animals. समझ में आया? Next कौन सा है? Liger. Liger का भी फीचर्स मैंने निकाला. Yes, there is a liger. दिख रहा है liger. It is the offspring of a cross between a male lion and a female tiger. Liger is offspring between male lion and female tiger. ऐसे हाइब्रिड एनिमल्स हम डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. एनिमल्स को हाइब्रिड, प्लांट में एनिमल्स को भी हाइब्रिड कर सकते हैं. समझ में आया हाइब्रिड? देन हमने नेक्स्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था इज सवेना कैट. मैंने बताया था सवेना कैट. ओके, या दिस इज सवेना. ऐसे कैट प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसको हम क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं बिटवीन डोमेस्टिक कैट एंड सर्वल. सर्वल मैंने बताया आपको लॉन्ग कैट होता है, उसका पिक्चर भी मैं आपको बताऊंगा. दिस इज द हाइब्रिड कैट जिसको डोमेस्टिक कैट और सर्वल कैट से बनाया. ओके, व्हाट इज डोमेस्टिक कैट तो आपने देखा होगा. सर्वल का पिक्चर भी मैंने निकाला है, आपको बता देता हूँ. जो लॉन्ग कैट होता है, यस इधर है ना, सी दिख रहा है लॉन्ग कैट. A slender African wild cat with long legs, large ears and black spotted. This is the serval cat. इसको डोमेस्टिक कैट से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड करके वी कैन मेक अ सवेना. फिर हमने लर्न किया था इट्स म्यूल. म्यूल का भी मैंने फीचर्स निकाला है. म्यूल का फोटोज यस यहाँ पे. एंड इट इज फॉर्म विद ऑफस्प्रिंग बिटवीन अ मेल डोंकी एंड अ फीमेल हॉर्स. इसमें मेल डोंकी है एंड फीमेल हॉर्स. मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स है. दिस आर द हाइब्रिड एनिमल्स. तो आपने देखा कि हमने अभी एनिमल्स को भी हाइब्रिड किया हुआ है, हाइब्रिड एनिमल्स भी बनाया है, हाइब्रिड एनिमल्स. और उसके एग्जांपल्स भी आपने देखे कि क्या हो सकते हैं. अंडरस्टूड? ओके, नाउ नेक्स्ट
क्लियर? कुछ डाउट नहीं लग रहा है? बहुत इजी चैप्टर, इसमें बड़ा है बट इजी है, कुछ इश्यूज नहीं। नहीं तो हमारा हो गया राइट? यस, वी आर ऑन दिस पेज। या what we have done, yes, we have discussed this paragraph पे खत्म हो गया। ओके, मीट एंड ऑल, ओके, एंड हमने एनिमल्स का लर्न किया। नॉन नेक्स्ट इज ह्यूमन हेल्थ। क्या बायोटेक्नोलॉजी कैन बी यूज इन ह्यूमन हेल्थ? यस, कैन बी यूज इन ह्यूमन हेल्थ। कैसे? डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। अब डिजीज को डायग्नोस करते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज आर द टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ मैनेजमेंट। बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द रोल ऑफ जीन। उसमें जीन क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या जीन के कारण हमको डिसीज हो रहा है, वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि बहुत सारे डिसीज जेनेटिक होते हैं, हेरिडेटरी होते हैं। तो biotechnology help us to identify the role of gene, if any, in disease of a person. Diagnosis of diabetes and heart disease has become possible even before the onset of symptoms. मेरे बॉडी में डायबिटीज का सिम्टम आने से पहले, मुझे आगे चल के हार्ट डिजीज होगा आने से पहले, बायोटेक्नोलॉजी से मेरे सेल को चेक करके बता सकते हैं डॉक्टर्स लोग कि मुझे फ्यूचर में डायबिटीज होने वाला है या मुझे फ्यूचर में हार्ट डिजीज होने वाला है। इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया, फ्यूचर का आने वाला डिसीज पहले ही हमको पता चल जाएगा। विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डायग्नोसिस ऑफ डिसीज लाइक एड्स, डेंगू कैन बी डन विद इन अ फ्यू मिनट्स। इनको टेस्टिंग को बहुत टाइम लगता था, और बायोटेक्नोलॉजी से कुछ आवर्स के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ मिनट्स के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एड्स, आपके बॉडी में एड्स वायरस है या आप डेंगू से अफेक्टेड है, हम पता लगा सकते हैं इतना जल्दी, फास्ट। और ट्रीटमेंट कैन बी डन एट द अर्लीस्ट। और जितना जल्दी हमको डिसीज पता चलेगा उतना अर्ली हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं एंड पर्सन के लाइफ को सेव कर सकते हैं। इतना ह्यूमन हेल्थ में बायोटेक्नोलॉजी यूजफुल है। वेरियस मेडिसिन आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। बहुत सारे मेडिसिन हम यूज करते हैं जिसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी से ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्मोन, इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। इंसुलिन कौन लेते हैं बेटा? डायबिटिक पेशेंट्स लेते हैं। पहले क्या था, उनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता तो इंसुलिन लेते थे। पहले हम लोग इंसुलिन कहाँ से निकालते थे? हॉर्स के पैंक्रियाज से इंसुलिन निकालते थे और फिर पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट करते थे, जिससे पेशेंट की बॉडी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता था। क्यों? क्योंकि हॉर्स का इंसुलिन और हमारे ह्यूमन बॉडी के इंसुलिन बहुत डिफरेंस था, जिसका बहुत ज्यादा ड्रॉबैक था। तो साइंटिस्ट ने बोला कि सर क्या सोल्यूशन निकाला है, तो उन्होंने सोल्यूशन मिल गया विद हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उन्होंने क्या किया, पैंक्रियाज का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो लोग ने क्या कर दिया, ओके, ई कोली नाम नहीं दिया ना, ई कोली बैक्टीरिया होता है, ई कोली का जो बैक्टीरिया है उसके अंदर डाल दिया पैंक्रियास का इंफॉर्मेशन। तो अभी ई कोली को ग्रो किया, कल्चर किया, और जैसे ई कोली ग्रो हो रहा था, पैंक्रियास जो प्रोटीन इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, ई कोली वाज प्रोड्यूसिंग, वो सारा प्रोटीन उन्होंने निकाला इंसुलिन का, बॉटल में भर दिया। अब वो इंसुलिन हम लोग अपने बॉडी में लेते हैं, जो हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस होने वाला था वो सेम इंसुलिन बॉडी के बाहर प्रोड्यूस हो रहा है, उसका कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। अभी लॉन्ग टाइम तक हम सर्वाइव कर सकते हैं विद डायबिटीज विदाउट एनी ड्रॉबैक। whether you understanding this all is possible। तो जो इंसुलिन इंजेक्शन लेते हैं उनसे पूछो कितना फायदा उनको इंसुलिन इंजेक्शन। जिनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा था उनका शुगर कंट्रोल होने लगा। दिस ऑल बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पहले हॉर्स का, तो हॉर्स से कितना प्रॉब्लम क्रिएट करता था। एग्जाम्पल, द हार्मोन इंसुलिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। Earlier, insulin was being collected from the pancreas of horse. However, nowadays, due to biotechnology, insulin can be prepared with the help of bacteria. And for this process, and a human insulin gene has been inserted in the genome of a bacteria. Genome मतलब the sequence of complete gene हम ऐड कर देते हैं. And various vaccines and antibiotics are also produced in a same way. So whether biotechnology is useful for human health? Yes, it's useful. Various type of vaccines and vaccinations is possible because of what? बायोटेक्नोलॉजी। मैंने आपको बताया जो कोविड-19 का वैक्सीन हम बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नाउ वैक्सीन क्या होता है एक्चुअली? वैक्सीन इज द एंटीजन। व्हाट इज एंटीजन? हम वैक्सीन लेते हैं ना, वैक्सीन, तो वैक्सीन व्हाट इज एंटीजन? व्हाट इज एंटीजन समझ लो। व्हेन एनी पैथोजेंस, ध्यान से सुनना, व्हेन एनी पैथोजेंस मतलब व्हेन एनी बैक्टीरिया वायरस एंटर इन अ बॉडी, they start growing, they start their growth, and when they grow they start produce a protein। वो अपने लिए क्या बनाते हैं? प्रोटीन। कौन? वो बैक्टीरिया वायरस जब हमारे बॉडी में एंटर होंगे, बैक्टीरिया वायरस खुद के लिए प्रोटीन बनाते हैं, एंड दैट प्रोटीन और द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द पैथोजन इन अ बॉडी
इज एंटीजन। और जैसे बॉडी के अंदर एंटीजन आ गया, आपकी बॉडी क्या करेगी, उसको किल करने के लिए तुरंत एंटीबॉडीज बनाती है। क्या बनाती है? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज उस एंटीजन के साथ फाइट करता है और बैक्टीरिया वायरस को किल कर देता है। हमारे बॉडी के पास नेचुरल एबिलिटी है वायरस को किल करने का, और नेचुरल एबिलिटी क्या है? एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज कब भी बनेगा? जब बॉडी के अंदर एंटीजन जाता है। पहले हम लोग क्या करते थे वैक्सीन, पहले वैक्सीन हम लोग बहुत रिस्क लेते थे। क्या रिस्क लेते थे हम लोग? जो बैक्टीरिया, जैसे भी ट्यूबरक्लोसिस का मुझे वैक्सीन है, निमोनिया, निमोनिया का मुझे वैक्सीन लेना है, तो निमोनिया वायरस को हम लोग क्या करते थे, या वीक करते थे या किल करके बॉडी में डालते थे। जैसे निमोनिया वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता था, वीक करके या किल करके, हमारी बॉडी को ऐसा लगता था कि निमोनिया एंटर हो गया, और हमारी बॉडी क्या करता था, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता था, और हमारे बॉडी के अंदर निमोनिया के खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप हो गया। एक्चुअली निमोनिया एंटर नहीं हो गया, उसका डेड बॉडी, उसका डेड सेल्स, डेड वायरस या वीक वायरस डाला है जो बॉडी को अफेक्ट नहीं कर सकता है, और बॉडी ने एंटीबॉडीज बना लिया। ना बॉडी ने एंटीबॉडीज बना लिया, और कभी फ्यूचर में जैसे निमोनिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, हमारी बॉडी में पहले से एंटीबॉडी है, वो तुरंत उसको किल कर देगा, वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, ग्रो नहीं हो पाएगा, एंड वी विल सेव फ्रॉम द निमोनिया। दैट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। ऐसे हमको वैक्सीनेशन दिया जाता है, जो हम लेते हैं ना, 2 बूंद जिंदगी की पोलियो। लेकिन उसका ड्रॉबैक था। क्या ड्रॉबैक था? कभी कभी वो वीक वायरस एक्टिव हो जाता था, और अगर वीक वायरस एक्टिव हो गया, हमको फायदे की जगह पे नुकसान पहुंचा देता था। निमोनिया नहीं भी होने वाला तो निमोनिया होता था, और कितने लोगों का डेथ भी हो गया। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला, तो बहुत रिस्क है। तो अभी साइंटिस्टों को समझ में है, क्या समझ में है, वो लोग क्या करते, वो वायरस बैक्टीरिया को बॉडी के बाहर ग्रो करते, और वायरस बैक्टीरिया को भी नहीं डालते, वो जो प्रोटीन बनाता है ना बेटा बाहर, वो प्रोटीन को इंजेक्शन में लेके हमारी बॉडी में डाल देते हैं। तो जब प्रोटीन एक्ट्स एज एंटीजन, तो जैसे वो प्रोटीन को बॉडी में डालेंगे, बॉडी को क्या लगेगा कि वायरस आ गया, बैक्टीरिया, और बॉडी तुरंत क्या करता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेता है, एंड योर बॉडी बिकम्स इम्यून टू दैट डिसीज। फ्यूचर में कभी भी और बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी में जाएगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज हमारी बॉडी ने पहले ही बना लिया है। जैसे वायरस बैक्टीरिया जाएगा, हमारा एंटीबॉडीज के खिलाफ फाइट करेगा, उसको किल कर देगा, और हम लोग डिसीज से सेफ हो जाएगा। हमको डिसीज नहीं, understood, we will be safe from the disease. That is vaccines and vaccination. तो एंटीजन क्या है? वो फॉरेन सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी में जा रहा है, वो बैक्टीरिया वायरस है जो आपकी बॉडी में जा रहा है, और जो प्रोड्यूस कर रहा है एंटीजन, और उसको किल करने के जो हमारा बॉडी डेवलप कर रहा है इज एंटीबॉडीज। अगेन आई एम रिपीटिंग, बैक्टीरिया वायरस पैथोजेंस क्रिएट्स एंटीजन, और उनको किल करने के लिए जो हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है इज एंटीबॉडी। मैं फटाफट रीड कर देता हूँ क्योंकि आपको 7 o'clock मैथ्स का भी लेक्चर है। तो वैक्सीन इज द एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल गिवन टू एक्वायर एदर परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट मतलब कुछ लाइफ टाइम हो जाता है, आपने एक बार वैक्सीन ले लिया, और कुछ तो ऐसा होता है आपको 6 मंथ में लेना पड़ता है, जैसे टेटनस का हुआ है ना, निमोनिया का भी आई थिंक लेना पड़ता है, तो ऐसे कुछ टाइफाइड का 3 साल तक चलता है। तो कुछ तो ऐसा परमानेंट लाइफ टाइम के लिए आपको सेव करता है, एंड कुछ टेम्परेरी आपको बार बार 6 मंथ या ईयर में लेना पड़ता है against a specific pathogen or disease. Traditionally, vaccines were prepared with the help of pathogens. पहले हम लोग वैक्सीन पैथोजन से प्रिपेयर करते थे, कंप्लीटली और पार्शियली किल पैथोजन। देखो, या कंप्लीटली या पार्शियली किल पैथोजेंस were used as a vaccines. However, due to this, there were chance of contracting the disease in case of some persons. Disease भी हो सकता था. Hence, as an alternative, scientists try to artificially produce a vaccine with the help of biotechnology. For this purpose, scientists produce the antigen in the laboratory. जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा था भी वो लेबोरेटरी में प्रोड्यूस होता है with the help of gene isolated. वो पैथोजेंस का जीन आइसोलेट करके लैब में भी वो एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं and use it as a vaccine. This is safer vaccine has been produced. अभी ज्यादा सेफ है, हम बैक्टीरिया वायरस नहीं डाल रहे, उनका एंटीजन डाल रहे, उनका प्रोटीन डाल रहे, and we are much more safer. अगेन बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग वैक्सीन और वैक्सीनेशन भी बना सकते। कल मैं वापस कंटिन्यू करूंगा। टुडे आई एम स्टॉपिंग क्योंकि 7 बजे आपका लेक्चर है, 5 मिनट बाकी है, ठीक है। आई होप एवरीबडी इज राइटिंग द वर्कशीट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट में, क्योंकि आपका टेस्ट होने वाले कमिंग वीक में मैं अनाउंस करूंगा, तो प्लीज लर्न डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, बाय, टेक केयर।